हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड पर। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज की इस क्लास में आप लोगों सभी लोगों का स्वागत है। तो ये हमारी क्लास 10th की चैप्टर 8 है, जिसमें हम पढ़ेंगे अनुवांशिकता। इससे पहले 7 चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं जीव जनन कैसे करते हैं। तो अगर अभी आपने इससे पहले क्लासेस नहीं की हैं तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। वहाँ से जाकर के आप सभी लोग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप इससे जो भी पहले क्लासेस हुई हैं उनको आप आसानी से देख सकते हो। तो चलिए फिर इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप डेली लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए, आपको लाइव क्लासेस मिलती रहेंगी। इसके साथ साथ आप रिकॉर्डेड क्लास भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बेटा वॉइस आ रही है मेरी? ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है? एक बात कंफर्म कीजिए आप लोग। यस सर। ठीक। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा चैप्टर 8 है, जिसमें हम पढ़ेंगे, यानी 8 चैप्टर है और बायोलॉजी का इसी के साथ चैप्टर फिनिश हो जाएंगे। यानी बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है अनुवांशिकता। तो लास्ट चैप्टर हमारा, तो हमें आज पढ़ना है अनुवांशिकता। तो सबसे पहले समझने की चीज़ ये है कि अनुवांशिकता होता क्या है, अनुवांशिकता है क्या। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अनुवांशिकता होता क्या है। तो देखो अनुवांशिकता क्या होता है। अनुवांशिकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के गुण संतानों में स्थानांतरित होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण संतान को अपने माता पिता जैसी दिखाई देती है। तो देखो, जो पेरेंट्स के गुण अपने बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, उन गुणों के कारण ही क्या होता है, संतान अपने पिता के अकॉर्डिंग, माता पिता के अकॉर्डिंग दिखाई देती है। चीज़ें मतलब जो संतति होती है, यानी नए जो अ, संतान उत्पन्न होती है वो अपने माता पिता जैसी दिखती है। तो वो दिखती किस कारण होती है? क्योंकि उनके जो गुण होते हैं, माता पिता के जो गुण होते हैं वो किस में स्थानांतरित होते हैं? उनके संतानों में। तो जो गुण संतानों में स्थानांतरित होते हैं वही क्या होते हैं? हमारी अनुवांशिकता, या वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुवांशिकता। जैसे आंख, उदाहरण में हो जाएगा तुम्हारा आंखों का रंग, त्वचा का रंग, कद, बालों का प्रकार। तो देखो ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो माता पिता से संतानों में देखने को मिलते हैं। कई बार हमने देखा है जिन बच्चों के पेरेंट्स कैसे होते हैं, पेरेंट्स का कलर अगर साफ होता है तो बच्चों का भी कलर कैसा होता है? साफ होता है। अगर हाइट की बात की जाए, पेरेंट्स की हाइट अगर अधिक है तो बच्चों की भी हाइट अधिक हो जाती है। अगर पेरेंट्स की हाइट कम है तो बच्चों की हाइट कम हो जाती है। तो ये जो लक्षण होती है किसके कारण होती हैं? अनुवांशिकता के लक्षण होते हैं, या जो माता पिता के गुण जब संतानों में जाते हैं तो वही हमारे कहलाते हैं अनुवांशिकता। आगे आई होप आपको समझ में आया होगा कि अनुवांशिकता क्या होता है। आगे है विविधता। तो देखो विविधता की बात की जाए तो विविधता क्या होती है? एक ही एक ही माता पिता की संतानों में पाए जाने वाले अंतर को हम विविधता कहते हैं। मतलब एक ही माता पिता की संतान में पाए जाने वाले अंतर। कभी कभार देखते हैं कि मतलब किसी भी पेरेंट्स के दो बच्चे होते हैं, सपोज दैट किसी भी पेरेंट्स, सपोज जैसे ए बी, एक ये पेरेंट्स हैं, इनकी दो संतानें होती हैं, एक्स और वाई। इनकी संतानें कितनी होती है? दो, एक्स और वाई। इसमें क्या होता है, जो एक्स होता है ये तो अपने पेरेंट्स में ए बी में बिल्कुल सेम टू सेम मैच हो रहा होता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जो वाई है ये बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स से मैच नहीं होता है। तो ये यही लक्षण हमारे क्या कहलाते हैं? विविधता। यानी एक ही माता पिता की संतानों में पाए जाने वाले अंतर को हम क्या कहते हैं? विविधता। कभी कभार हमें अपने आसपास भी ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं जिन पेरेंट्स के कुछ बच्चे तो सेम टू सेम उनके पेरेंट्स ही जैसे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स में बिल्कुल भी मैच नहीं होते हैं। तो ये जो मैच नहीं होते वही क्या कहलाते हैं? विविधता। आई होप आपको विविधता भी समझ में आया होगा। विविधता की महत्व की बात की जाए, विविधता का महत्व क्या है? देखो विविधता के महत्व में क्या हो जाएगा, जीवों को बदलते वातावरण में जीवित रहने में सहायता है। विकास का आधार नई प्रजातियों का निर्माण। देखो विविधता का महत्व ये है कि जीवों को बदलते वातावरण में जीवित रहने में सहायता मिलती है, विकास का आधार प्राप्त होता है और नई प्रजातियों का निर्माण भी होता है विविधता के महत्व से ही। आगे है हमारा आनुवांशिकता के लक्षण। तो अभी मैंने आपको ऊपर आनुवांशिकता बताया था, तो चीजें वहीं से क्लियर हो जाती हैं कि जैसे आनुवांशिकता होता है।
उनमें जो लक्षण पाए जाते हैं भाई हमारे क्या कहलाते हैं, अनुवांशिक लक्षण। तो देखो अनुवांशिक लक्षण वही होते हैं जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी में चलते हैं, उन्हें अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। जैसे हमारा जो डीएनए होता है, वो कैसा होता है, जो हमारे जो दादाजी का डीएनए होगा, फिर पिताजी का जो डीएनए होगा, हमारा जो डीएनए होगा, या हमारे आने वाली नई पीढ़ी में जो डीएनए होगा, वो कहीं ना कहीं कैसा होगा, सेम होगा, कुछ ना कुछ उनके लक्षण मिलते रहेंगे। तो ये कैसे लक्षण होते हैं, हमारे अनुवांशिक लक्षण। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा रक्त समूह, बालों का रंग और आंखों का रंग। तो देखो कई बार देखो हमें पता होता है कि जो पेरेंट्स के लक्षण किस में जाते हैं, बच्चों में जाते हैं, यानी संतान में जाते हैं। कई बार मूवी वगैरह में या कई मूवी वगैरह या न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हैं कि डीएनए टेस्ट कराया जाता है। डीएनए टेस्ट से क्या होता है, पेरेंट्स और यानी कि इनकी नई संतान होती है, उन दोनों में आसानी से पता लगाया जा सकता है कि किस पेरेंट्स की कौन सी संतान है, क्योंकि इनके जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं वो आपस में मिलते हैं। तो आई होप आपको अनुवांशिक लक्षण भी समझ में आए होंगे, क्या होगा, जैसे रक्त समूह हो गया, या बालों का रंग हो गया, या आंखों का रंग हो गया, ये सब अनुवांशिक लक्षण ही होते हैं। बात की जाए कुछ, अब जैसे हम कोई भी न्यू बेबी बॉर्न होता है, तो उसमें कुछ तो लक्षण कैसे पाए जाते हैं जो हमें जीन से प्राप्त होते हैं, यानी अपने पेरेंट्स से प्राप्त होते हैं। लेकिन सारे लक्षण हमें अपने पेरेंट्स से प्राप्त नहीं होते हैं, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो हम अर्जित भी करते हैं। तो जो अर्जित लक्षण होते हैं उन्हें समझते हैं कि ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिन्हें हम अर्जित करते हैं। तो ये ऐसे कैसे लक्षण हैं जिन्हें हम अर्जित करते हैं। अर्जित करने से मतलब देखो, वे लक्षण जो जीवन काल में पर्यावरण के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं, अर्जित लक्षण कहलाते हैं। तो मैंने बताया था अर्जित लक्षण क्या होते हैं, ऐसे लक्षण जो हमें पर्यावरण के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं, और जो हमें जो उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अर्जित लक्षण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखोगे, पहलवान की मजबूत मांसपेशियां, अभ्यास से विकसित कौशल। अब तुमने देखा होगा काफी जैसे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के मतलब इंटेलिजेंस की आईक्यू की बात की जाए, आईक्यू क्या होता है, ये माइंड का लेवल होता है कि कौन कितना इंटेलिजेंस होता है। तो कभी कभार देखिए, हमने पेरेंट्स होते हैं, उनमें आईक्यू लेवल अच्छा नहीं होता है, लेकिन उनके जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी जीनियस होते हैं, काफ़ी मतलब इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन पेरेंट्स नहीं होते हैं। तो जो इंटेलिजेंस होने का कारण ये नहीं है कि उनमें जो अनुवांशिक लक्षण है इसकी वजह से है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो जिस माहौल में रह रहा है बच्चा, उसे उस माहौल का, पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, जिससे उसे कुछ नए लक्षण प्राप्त होते हैं। जो नए लक्षण प्राप्त होते हैं वही क्या कहलाते हैं, अर्जित लक्षण कहलाते हैं। अब जैसे किसी के जैसे कोई पेरेंट्स हो गए, अब वो जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स पहलवान रहे हो तो उनका जो नई आने वाला जो संतान होगी वो भी पहलवान जैसी मजबूत मजबूत हो सकता है। उनका जो संतान, पेरेंट्स नॉर्मल रहे हो, लेकिन उनकी जो संतान है उसकी जो मांसपेशियां वो पहलवान जैसी हो जाए, क्योंकि वो जिस माहौल में रहेगा, जैसा उसका पर्यावरण रहेगा, वो उसी हिसाब से तो रहेगा। तो ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो हमें अर्जित होते हैं। तो हमेशा जो हमारे बॉडी में लक्षण पाए जाते हैं, ह्यूमन बॉडी में, वो दो प्रकार से होते हैं। एक तो हमें जो अपने पेरेंट्स से प्राप्त होते हैं, और दूसरे होते हैं अर्जित, जिन्हें हम ग्रेड करते हैं। तो आई होप आपको अर्जित लक्षण भी क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट है हमारा जीन। तो देखो, मैं अभी जीन और डीएनए की बात ही कर रहा था, तो वही चीज हमारी इसे आसानी से समझते हैं कि जीन होता क्या है। देखो, जीन डीएनए का वह भाग है जो किसी विशेष लक्षण को नियंत्रित करता है। जैसे जीन गुणसूत्रों, यानी क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। प्रत्येक लक्षण के लिए जीन की एक जोड़ी होती है। देखो, जीन क्या होता है, डीएनए का वो भाग होता है जो विशेष लक्षण को नियंत्रित करता है। यानी हमारी बॉडी में जीन क्या होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स द्वारा डीएनए के कुछ भाग, डीएनए जो होता है उसी के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो हमें विशेष रूप से हमारी जो नियंत्रण करते हैं, वो विशेष लक्षण को नियंत्रित करते हैं। अगर इनकी बात की जाए तो जीन गुणसूत्रों में स्थित होते हैं, मतलब गुणसूत्र में होते हैं। और प्रत्येक जीन के लिए क्या होते हैं, एक मतलब प्रत्येक लक्षण के लिए क्या होते हैं, जीन एक जोड़ी पाए जाते हैं।
तो देखो, जीन की बात की जाए तो ये डीएनए की एक भाग होता है जो लक्षण को नियंत्रित कर रहा होता है। तो हमारे पेरेंट्स में और जो संतति में जाता है, पेरेंट्स से संतति में जाता है, वो क्या होता है, डीएनए। और डीएनए के कुछ भाग होते हैं, तो वही हमारे क्या कहलाते हैं, जीन। तो कॉमन सी बात है, अगर जीन है तो मतलब डीएनए है तो कहीं ना कहीं जीन भी ट्रांसफर हो रहे होते हैं। कभी नॉर्मल बोलचाल भाषा में नहीं कह देते हैं कि जीन तो उसी का है, तो मतलब डीएनए और जीन एक ही चीजों से मिलकर के बने होते हैं, मतलब डीएनए में ही जीन पाया जाता है। तो आई होप आपको जीन भी क्लियर हुआ होगा। आगे बात की जाए गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की, यानी गुणसूत्र। तो देखो गुणसूत्र देखो जीन क्या हो जाएगा, गुणसूत्र। गुणसूत्र कोशिका के नाभिक में उपस्थित धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिन पर जीन पाए जाते हैं। मुख्य रूप से गुणसूत्र क्या होते हैं, बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जो कैसे होती हैं, नाभिक में उपस्थित धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिन पर जीन पाए जाते हैं। गुणसूत्रों पर ही क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। तो अगर गुणसूत्र की बात किया तो ह्यूमन बॉडी में जो टोटल गुणसूत्र पाए जाते हैं वो कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से क्या होते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। तो जोड़े की बात किया तो टोटल कितने होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। और टोटल अगर कुल की बात की जाए तो कुल गुणसूत्र 46 होते हैं। आगे बात की जाए मेंडल के नियम की, अनुवांशिक का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, मेंडल को। मेंडल का अगर पूरा नाम की बात किया तो मेंडल का पूरा नाम क्या हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल। जो अनुवांशिक लक्षण का जनक कहा जाता है वो ग्रेगर मेंडल को ही कहा जाता है। तो ये काफी बार एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि अनुवांशिक लक्षण के जनक कौन है। तो याद रखना, अनुवांशिक जनक के जो लक्षण है वो हमारे कौन है, ग्रेगर मेंडल। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जाता है। आगे देखो है, इन्हें अनुवांशिक जो लक्षण का जनक कहा जाता है वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, मटर के पौधे पर प्रयोग किए और अनुवांशिक नियम दिए। उन्होंने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए थे और अनुवांशिक लक्षण के जो नियम होते हैं वो नियमों का प्रतिपादन भी इन्होंने किया था। आगे बात की जाए मेंडल का एक संकट प्रयोग, जिसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। तो इनके या इसे एकल संकरण भी कहा जाता है। तो देखो, जो मेंडल का ये एकल संकरण का प्रयोग या नियम है वो क्या है, तो इसे समझते हैं आसानी से। मेंडल का एकल संकरण प्रयोग यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो देखो इसमें क्या होता है, एक ही लक्षण के अध्ययन को एकल संकरण कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, एक ही लक्षण जिसमें हम किसी भी एक लक्षण के अध्ययन को करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, एकल संकरण लक्षण। तो देखो इनके लक्षण की बात की जाए तो उन्होंने उदाहरण में दे रखा है लंबा पौधा एवं बौना पौधा, जिसे कैपिटल टी और स्मॉल टी से दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे होते हैं, F2 पीढ़ी में 3:1 में प्राप्त होते हैं। तो यह क्या होता है, प्रभुत्व का नियम भी कहलाता है। देखो प्रभुत्व और अप्रभुत्व क्या होते हैं, इन्हें अगर देखोगे तो नॉर्मल बुक में भी दिया जाता है। तो उन्हें प्रभुत्व अप्रभुत्व ना देखा कि क्या लिखा जाता है, अप्रभावी और प्रभावी। बुक्स में प्रभावी और प्रभावी लिखे आते हैं, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। बुक्स में हमें कुछ इस प्रकार देखने को मिलते हैं। तो प्रभुत्व प्रभुत्व या प्रभावी सेम एक ही बात होती है, और प्रभुत्व और अप्रभावी एक ही है। तो यहाँ देखो अप्रवृत्त का नियम भी दर्शाता है, जो F1 की पीढ़ी होती है किसको दिखाता है, प्रवृत्त के नियम को। तो प्रवृत्त का नियम क्या होता है मैं आप लोगों को अभी समझाऊंगा। इसके बाद हम दुष्संकरण को भी एक बार समझ लेते हैं। तो दुष्संकरण को अध्ययन में क्या होता है, जब दो लक्षणों के अध्ययन को हम करते हैं तो उसमें क्या कहलाता है, दुष्संकरण कहलाता है। F2 पीढ़ी का जो अनुपात दिया गया है, वो यहाँ अनुपात दिया गया है और स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम दर्शाता है। तो देखो मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, मेंडल के द्विसंकरण के नियम को या स्वतंत्र वर्गीकरण नियम को मैं। तो इससे पहले हम समझते हैं कि जो मेंडल के दो नियम होते हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, जिसमें प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दिखते हैं, तो इसका क्या है।
तो देखो सबसे जो फर्स्ट वाला है प्रभुत्व का नियम, इसे समझते हैं। तो देखो 1 सेकंड आप लोग वेट कीजिए, 1 सेकंड। देखो ये मेंडल का नियम है डोमिनेंस का, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो देखो इसमें क्या दिखाया जाता है, हमें देखने को मिलता है कि ये जो दो पौधे दिए गए यहाँ पर, एक ये पौधा दिया गया है और एक ये पौधा दिया गया है। तो यहाँ पर दिए गए ये दोनों कैसे दिखाए गए, कैपिटल टी से दिखाए गए। ये यानी लंबा पौधा है, जो ये वाला दिया है ये लंबा पौधा, और ये छोटा यानी छोटा पौधा है, और इसे किसमें स्मॉल टी से दर्शाया गया है। तब जब इन दोनों का क्रॉस कराया जाता है, यानी आपस में इनका हम जब संकरण कराते हैं, तो जो हमें प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होते हैं पौधे, नए पौधे जो प्राप्त होंगे वो सभी कैसे प्राप्त हो रहे हैं हमें, लंबे। यहाँ देखो यहाँ लक्षण दोनों के पाए जा रहे हैं कैसे, टी स्मॉल टी और कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों में दिखाया। लेकिन सभी जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं वो हमें कैसे प्राप्त हो रहे हैं, लंबे पौधे। सभी पौधे कैसे हुए हमारे, लंबे पौधे। तो हमारे जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स में दो थे, एक छोटा पौधा था और एक बड़ा पौधा था। तो ये पेरेंट्स के छोटे और बड़े पौधे मिलकर के बना रहे हैं। तो जो F1 जनरेशन की नई पीढ़ी को जो प्राप्त हो रही है संतान, उसमें कैसे प्राप्त हुए सभी। तो यहाँ देखो जो कैपिटल टी है यानी बड़ी वाली टी है, आई होप आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा। अब देखो यहाँ देखो जो कैपिटल टी थी, अब आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा। तो यहाँ देखोगे ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी थी, और इन दोनों को आपस में संकरण कराया था, यानी एक बड़ा पौधा था हमारा और एक छोटा पौधा था। तो यहाँ देखोगे हमें जो प्रभाव देखने को मिले हैं, ये कैपिटल टी के, तो देखिए कैपिटल टी के कारण ही तो पौधा लंबा था, तो इधर भी पौधा लंबा हुआ, इधर भी पौधा लंबा हुआ, इधर भी और इधर भी। हालांकि इस पौधे में लक्षण दोनों है, एक कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी, यानी जिसमें दोनों के लक्षण पाए गए सेम, अलग प्रत्येक में देखोगे तो सभी में दोनों के लक्षण पाए जा रहे हैं। लेकिन इनमें एक चीज क्या है, जो हमें दिख रहे हैं वो लक्षण कौन सा दिख रहा है। ऐसे तो हमने चलो अभी ये देखो, अभी आप लोगों को यहाँ दिख रहा है ये चीज, तो आप तो बता सकते हो इसमें दोनों के लक्षण हैं। अब क्या कोई व्यक्ति ये गुण ना दिखाए जाए इसके, तो क्या कोई इस पौधे को देख करके बता सकता है कि ये स्मॉल टी और कैपिटल टी दोनों से मिलकर के बना है, नहीं बता सकता ना, क्योंकि हमें यहाँ क्या दिख रहा है, पौधा लंबा दिख रहा है। तो हमें एक चीज समझ में आ जाती है, यानी कैपिटल टी यहाँ पर यूज हुई है, यानी इस गुण के पौधे पाए जा रहे हैं। तो ये कैसा हो गया, प्रभावी लक्षण हो गए, क्योंकि इसमें कैपिटल टी दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा कैसा हो गया, प्रभावी लक्षण। अब इसमें प्रभावी और प्रभावी लक्षण कैसे पहचानोगे, तो जो हमारा कैपिटल टी है ये कैसा हो गया, प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण। और जो छिप गया है ये वाला छिप गया, ये कैसा हो गया, अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। तो आई होप आपको यहाँ से ये भी चीजें क्लियर हुई हैं कि प्रभावी लक्षण कैसे होते हैं और अप्रभावी लक्षण कैसे होते हैं। और फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन में जो चीज़ें हुई हैं वो भी आप लोगों को समझ में आई होंगी, कि जब हम किसी भी दो ऐसे पौधों को लेते हैं जिनकी हाइट कैसी हो, कम ज़्यादा हो, एक बड़ा हो और एक छोटा हो, जब हम छोटे बड़े पौधों का क्रॉस कराते हैं, तो जो फर्स्ट जनरेशन में हमें जो पौधे प्राप्त होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे, सभी लंबे पौधे पौधे प्राप्त होंगे, क्योंकि इनके जो छोटे वाले गुण होते हैं वो छिप जाते हैं और इनके बड़े वाले गुण दिखाई देते रहते हैं। अब बात की जाए सेकंड सेकंड जनरेशन में, तो देखो सेकंड जनरेशन में क्या होता है, सेकंड जनरेशन में हम जो लेते हैं और वहां से दो दो पौधों के लक्षण ले रहे हैं, वो दो ले रहे हैं। तो यहाँ देखोगे तुम देखने को मिलता है एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। यहाँ पर डबल कैपिटल टी डबल स्मॉल टी थी, लेकिन यहाँ पर हम नॉर्मल एक एक चीज को यूज करते हैं।
तो जब इस जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में जब इसका करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसके जो लक्षण होते हैं वो कहीं ना कहीं अ, प्रभावी होने के साथ साथ तीन रेशियो में निकल के आते हैं। कैसे? 3:1 रेशियो में निकल के। यहाँ देखोगे तो तुम्हें तीन पौधे तो बड़े मिल जाएंगे, तीन पौधे बड़े मिल जाएंगे, लेकिन एक जो पौधा बन जाता है वो कैसा बन जाता है? छोटा बन जाता है। यानी इसमें इसके जो लक्षण होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे यहाँ देखोगे तो कैपिटल टी थी तो ठीक ठीक है, कि यहाँ भी ठीक है, लेकिन यहाँ अलग हो जाते हैं। तो जब सेकंड जनरेशन का क्रॉस कराया जाता है तो इनके लक्षण कैसे होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। तो जिसमें तीन रेशियो बनते हैं, एक दो वन। यानी यहाँ पर तो तीन जो बिल्कुल एक जैसे सेम रहेंगे, लेकिन ये कैसे होंगे? मिक्स के होंगे। आप फिर से समझिए इस एग्जांपल को। यहाँ पर देखो, हमें जो पौधे बन रहे हैं, हमारे चार पौधे बन रहे हैं, लेकिन इनमें से देखोगे तो दो कैसे हैं? ये मतलब 3:1 रेशियो में बन रहे, तो तीन अलग हैं और एक एक जैसे बनेंगे। जैसे यहाँ देखोगे, ये कैपिटल टी का बन गया, यानी शुद्ध पौधा हो गया। ये कैसा हो गया? हमारा शुद्ध पौधा हो गया, क्योंकि ये बड़ा शुद्ध हो गया या शुद्ध छोटा हो गया। और ये दोनों कैसे हो गए? मिक्स हो गए। तो यहाँ जो हमारा रेशियो बन के आता है वो क्या बन के आता है? 3:1 ये होता है। यानी 1:2:1। यानी टू कैसे होते हैं? इक्वल, एक जैसे होते हैं, और एक एक करके ये अलग होते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? मेंडल के सेकंड नियम कहलाता है। उसके बाद अभी हमने समझा था, तो जो मैंने प्रभावी अप्रभावी आप लोगों को बताए, तो यही हमारे क्या होते हैं? प्रभुत्व और अप्रभुत्व। आई होप आपको ये भी चीजें क्लियर हुई होंगी। देखो, मैं इसकी बात कर रहा था मेंडल के, मेंडल के द्विलक्षण संकरण, यानी स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। तो चलिए मैं आप लोगों को इसे भी क्लियर कराता हूँ। इसके लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जिससे आप लोग आसानी से समझ सको। तो मेंडल का था स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। इस इमेज को देखिए, फिर आप लोगों को आसानी से समझ में आता है। अब देखिए यहाँ क्या बताया गया है। तो देखो यहाँ जो चार चीजें यूज की गई हैं, तीन चीजें हैं मुख्य रूप से। एक राउंड है, राउंड येलो की बात की गई है, जिसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई दिए गए हैं। उसके बाद
ब्रिंकलैंड ग्रीन दिए गए जिसमें स्मॉल आर और स्मॉल वाई दिए गए हैं। और जो नेक्स्ट है वो कैसे है, राउंड येलो। राउंड येलो में क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई दिए गए हैं। ये किसमें F1 जनरेशन की बात की गई है। यहाँ पर देखो ये बताया गया कि जब हम दो लक्षण वाले गुड़ लेते हैं, यानी फर्स्ट जनरेशन में क्या करते हैं, हमने कुछ गोल बीज वाली चीज ली है जो कैसे हैं, गोल भी है और येलो भी है। ठीक, मतलब किसी के बीज लिए हमने, कोई पौधा है जिसके बीज को लिए पौधे को लिए, तो ये कैसे होते हैं, या कोई बीज ही ले लो, तो ये गोल भी है और कैसा है, राउंड भी है, मतलब गोल भी और येलो दो प्रकार के हैं। तो इसको जो लक्षण है वो कैसे, कैपिटल यानी शुद्ध, ये गोल भी है और बड़ा मतलब येलो भी है, शुद्ध है। ठीक, तो एक लक्षण वाला ये ले लिया। हमने जो दूसरा लिया वो दूसरा हमारा कैसा था, ब्रिंकलैंड झुर्रीदार भी है और कैसा है, ग्रीन भी है। झुर्रीदार गोल भी नहीं है, झुर्रीदार है और कैसा है, हरा है। ये लिया, जब मैंने इन दोनों का संकरण कराया तो जो संकरण के बाद हमें प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, गोल राउंड प्राप्त हुआ, यानी गोला गोल भी प्राप्त हुआ और येलो भी प्राप्त हुआ। लेकिन इसमें लक्षण किसके थे, स्मॉल आर और वाई के भी लक्षण रहे। लेकिन इसने क्या किया, जो स्मॉल वाई और आर वाले लक्षण थे, यानी ये ग्रीन झुर्रीदार के लक्षण थे, इसको दबा दिया। तो ये हमारी फर्स्ट जनरेशन में यही तो होता है कि ये क्या करते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, छोटे और बड़े पौधे, जैसे ये तुम्हारा बड़ा पौधा हो गया, ठीक, और ये छोटा पौधा हो गया। जब इन दोनों का आपस में संकरण कराते हैं तो हमें बड़ा पौधा ही प्राप्त होता है, लेकिन लक्षण जो यहाँ प्राप्त होंगे वो दोनों के प्राप्त होंगे, लेकिन छोटे वाले के लक्षण छिप जाते हैं। तो सेम चीजें यहीं पर होती हैं। यहाँ क्या होता है, इन दोनों को जब संकरण कराया जाता है तो इसके वाले लक्षण छिप जाते हैं, दिखते हैं ये वाले। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट इसका क्या करते हैं, दोबारा से फर्टिलाइजेशन यानी क्रॉस कराते हैं। तो जब सेकंड चीज में टर्म में जब क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने पर इसके कितने लक्षण थे हमारे पास, चार लक्षण थे। यानी कैपिटल, यहाँ देखोगे जो लक्षण हुए इसके, कैपिटल आर हो गया और वाई हो गया, वाई हो गया और सॉरी कैपिटल आर वाई, आर और आर और वाई, ये इनके लक्षण हो गए जिन्हें अलग अलग कर दिया जाता है। अब इनको देखोगे तो इनका जब क्रॉस कराने के बाद ये सेकंड जनरेशन में जाते हैं। जब ये सेकंड जनरेशन में जाते क्या होते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने आप स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी अलग अलग दिखने लगते हैं। अलग अलग दिखने का मतलब क्या होता है, इनके जो प्राप्त होते हैं वो लक्षण वो हमें किस रेशियो में प्राप्त होते हैं, यानी 9:3:3:1, इस रेशियो में ये हमें प्राप्त होते हैं। जब इनका हम सेकंड जनरेशन में कराते हैं तो ये सभी क्या होते हैं, आपस में स्वतंत्र हो जाती है, यानी कैप गोल वाले वो अपने अलग गोल लक्षण दिखाएंगे, ग्रीन वाले अपने अलग ग्रीन वाले लक्षण दिखाएंगे, और जोर्री वाले अलग लक्षण दिखाएंगे। जैसे आप लोग देख सकते हो ये कैसे है, ये टोटल येलो और कैसे हैं, राउंड वाले हैं। यहाँ पर देखोगे ये कैसे हैं, ये झुर्रीदार हैं और ग्रीन है। ठीक, ये कुछ इनके लक्षण है जो स्पष्ट दिख रहे हैं, बाकी ये अलग हैं। सभी को देखोगे तो इस प्रकार से ये पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो टोटल पाए गए वो कितने हैं, ये हैं हमारे। यहाँ पर देखो जो राउंड येलो हैं, राउंड भी हैं और कैसे हैं, येलो भी हैं। जैसे ये दे लो, ये राउंड येलो है, ये राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो, ये राउंड येलो, तो ये टोटल कितने, 9 हो गए। जबकि झुर्रीदार येलो देखोगे, जैसे ये हो गए, ये हो गए, तो ये टोटल कितने, 3 है। ग्रीन राउंड देखोगे इस प्रकार से, ग्रीन राउंड, ये कितने, 3 हैं। और ग्रीन झुर्रीदार देखोगे तो एक बार देखेंगे। तो इस जनरेशन में आके क्या होता है कि पौधे जब नेक्स्ट पीढ़ी में जाते हैं तो अपने ये सभी लक्षण अलग अलग दिखाने लगते हैं। तो इनकी जो नए रेशियो में प्राप्त होते हैं वो पौधे में कितने रेशियो में प्राप्त होते हैं, कुछ इस रेशियो में प्राप्त होते हैं। तो यही हमारा जो मेंडल का थर्ड नियम कहलाता है, वो क्या आता है, स्वतंत्र अपव्यय का नियम। स्वतंत्र अपव्यय का नियम, इसमें क्या होता है, या स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम होगा था। सेम चीज मैंने यहाँ भी देखो आप लोगों को दर्शाई थी। यहाँ देखो ये था, दो लक्षणों का अध्ययन करने को दो लक्षण संकरण कहते हैं। F2 पीढ़ी का जो अनुपात प्राप्त होता है वो 9:3:3:1 रेशियो में प्राप्त होता है। तो अभी आप लोगों को मैंने इमेज भी दिखाई है, तो आई होप आपको यहाँ से स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम भी क्लियर हुआ होगा। आगे बात की जाए लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण, तो देखो मनुष्य में लिंग जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, मनुष्य में जो लिंग निर्धारण X और Y गुणसूत्र द्वारा होता है।
यानी जो मनुष्य में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो एक्स और वाई के द्वारा पाए जाते हैं। अगर बात की जाए माता यानी मादा में तो कितने होते हैं, एक्स एक्स पाए जाते हैं। और पिता यानी नर की बात की जाए तो इसमें एक्स वाई दोनों पाए जाते हैं। तो पिता का वाई गुणसूत्र आने पर पुत्र प्राप्त होता है। मुख्य रूप से देखो, मैं इसको आपको एग्जाम्पल इमेज से दर्शाता हूँ तो आप लोगों को और आसानी से क्लियर हो जाएगा। 1 सेकेंड। आप लोग अगर एक बार इमेज देखोगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। वन सेकेंड, आप लोग वेट कीजिए 1 सेकेंड। यहाँ देखिए, आप लोगों को दिखेगा, मैंने जस्ट अभी आप लोगों को बताया था। इधर देखो, ये मैंने आपको बताया था, जो माता में पाए जाते हैं वो एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं और पिता में पाए जाते हैं वो एक्स वाई दोनों पाए जाते हैं। अब यहाँ देखो, माता पिता से मतलब क्या था, ये नर के मादा की बात की जाती है। ये देखो, माता मतलब ये नर मादा की बात की जा रही है और पिता मतलब नर से। ठीक, अब यहाँ आप लोग आसानी से समझो। यहाँ पर जो देखो, मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया था, यानी जो मादा के जो लक्षण थे वो क्या थे एक्स एक्स। ठीक, और नर में क्या थे एक्स वाई। अब जो इनका जो लिंग निर्धारण होता है, यानी जब इनका दोनों का क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद लिंग निर्धारण होता है कि लड़का होगा या लड़की। हम्म, तो देखो, माता से जो मादा होती है उससे क्या निकलते हैं, हमेशा इससे एक्स एक्स गुणसूत्र ही निकलते हैं, क्योंकि इसके पास एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि नर के पास एक्स वाई दोनों पाए जाते हैं। तो देखो, मादा से जो गुणसूत्र रिलीज होंगे वो हमेशा क्या होंगे, एक्स एक्स। तो यहाँ से क्या निकलेंगे, एक्स। दोनों जो निकलेंगे वो एक्स एक्स ही निकलेंगे, वो किसमें होते हैं, अंडाणु द्वारा। और मनुष्य में जो निकलते हैं, नर में वो निकलते हैं शुक्राणु द्वारा। तो ये क्या होते हैं, एक्स और वाई दोनों रिलीज होते हैं। अब देखो, अगर नर के एक्स और मादा के एक्स, अगर ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाएंगे, एक्स एक्स। दोनों में क्या प्राप्त होंगे, एक्स एक्स। अगर दोनों एक्स एक्स मिलते हो तो क्या प्राप्त, तो जो संतान होगी वो कैसी होगी, लड़की होगी। लेकिन वहीं इधर से देखो, मादा से एक्स मिलता है और नर से वाई मिलता है, तो दोनों, तो देखो मैंने बताया कि मादा से हमें एक्स प्राप्त हो रहे और नर से क्या प्राप्त हो रहे, वाई। तो जब एक्स और वाई दोनों प्राप्त हो जाएंगे तो एक्स वाई मिलके बनेंगे तो क्या प्राप्त हो गए, संतान, नई, लड़का। ऐसे ही अगर मादा से हमें एक्स प्राप्त हुआ और नर से एक्स प्राप्त हुआ तो जो हमारी संतान होगी वो क्या होगी, लड़की प्राप्त होगी, यानी नेक्स्ट संतान लड़की होगी। और एक्स वाई मिलेंगे तो क्या होगा, नर होगा। तो कॉमन सी यहाँ आप लोगों को एक चीज समझ में आई कि जो मादा से होते हैं वो हमेशा अर्थसूत्र, जो गुणसूत्र होते हैं वो हमेशा क्या प्राप्त होते हैं, एक्स ही प्राप्त होते हैं। और जो नर से होते हैं तो वहां से एक्स भी प्राप्त हो सकते हैं और वाई भी प्राप्त हो सकते हैं। तो देखो, जो लिंग निर्धारण पर मुख्य रूप से डिपेंडेंट होता है वो किस पर प्राप्त होता, किस पर होता है, नर गुणसूत्रों पर, क्योंकि मादा से हमेशा एक्स ही रिलीज होते हैं। अगर नर का फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद अगर एक्स गुणसूत्र प्राप्त हो जाएगा तो संतान लड़की होगी, और वाई प्राप्त होगा तो संतान क्या होगा, लड़का। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ कि लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। आगे देखो, कुछ चीजें हैं जैसे दिया गया है विकास और आनुवंशिकता। तो देखो, आनुवंशिक
विविधताएं धीरे धीरे विकास का कारण बनती हैं। जब आनुवांशिक विविधताएं धीरे धीरे बढ़ती हैं तो उसी से क्या होता है, विकास होता है। आगे है, उपयोगी विधियां जीवित रहती हैं और अनुपयोगी नष्ट हो जाती हैं। तो जो उपयोगी विधियां होती हैं वो बनी रहती हैं, जबकि अनुपयोगी विधियां नष्ट हो जाती हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। इसमें मुख्य चीजें से 2-3 चीजें ही इंपॉर्टेंट रहती हैं। क्या? मेंडल के जो नियम है ये याद रखना है आप लोगों को, और शॉर्ट फॉर्म में जीन वगैरह पूछ लेते हैं। जीन जीन क्या होता है, अर्जित लक्षण क्या होते हैं, आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, और विविधता क्या होती है, और आनुवांशिकता क्या होती है। ये शॉर्ट फॉर्म में यानी 2-2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। और मुख्य जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं वो मेंडल के नियम रहते हैं, और मटर पर जो प्रयोग किए गए वो नियम, फर्स्ट द्वितीय तृतीय नियम मैंने आप लोगों को बताए। और उसके बाद लिंग निर्धारण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई होप आपको ओवरऑल जो मैंने बताया वो सभी आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को क्लियर है तो एक बार कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर अब क्लियर हो गया है। ठीक, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। इन चैप्टर में देखो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने आप लोगों को बताई, जैसे मेंडल के नियम है मैंने आसानी से बताया, और मनुष्य में लिंग निर्धारण ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आप लोगों को बताया। और ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये लोग आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो, जैसे जीन क्या है, अर्जित लक्षण क्या है। तो ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का कोई डाउट बचा होगा। तो अगर कोई डाउट नहीं है तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।